ओके, सो आज हम लोगों ने फॉर वेलोसिटी को डिस्कस करना है। वैसे तो हम नेक्स्ट वीक भी सिर्फ फॉर वेलोसिटी को ही डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन आज कुछ हम थ्योरेटिकल ओवरव्यू लेते हैं कि ये होती क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। आप लोगों को पता है, अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जाएं तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अगर मैं किसी फिजिकल डेफिनेशन या किसी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन की बात करूं तो भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं वो इस तरह के। लेट्स सपोज आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहा है और इसमें तो पार्टिकल ले लेते हैं। सो लेट्स सपोज कि ये एक पार्टिकल जा रहा है, ये उसकी मोशन है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर टी है। अगर मैं आपको कहूँ कि किसी भी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों को पता है कि हम इसका टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, सो इस तरीके से इसका जो टेंजेंट आएगा, ये टेंजेंट आपको असल में वेलोसिटी की डायरेक्शन दे रहा है। सो किसी भी पार्टिकल के पाथ पर वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर होता है। ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं ना वेलोसिटी की डायरेक्शन को या वेलोसिटी को। सो फोर जब हम फोर ज्योमेट्री की बात करते हैं जिसमें स्पेस और टाइम होता है, उसमें हमारे पास पाथ नहीं होता, उसमें हमारे पास वर्ल्ड लाइन होती है। सो उस वर्ल्ड लाइन में जो सो यहाँ पर उस वर्ल्ड लाइन में जो पार्टिकल जा रहा है, सो लेट्स सपोज के ये आपके पास आ रहा है और ये आपके पास एक लाइट कौन है, इसके अंदर कोई पार्टिकल जा रहा है। ये मैंने लाइट बड़ी खराब सी लाइट कौन बना दी है, लेकिन बाहर सो इसके अंदर कोई पार्टिकल लेट्स सपोज के मूव कर रहा है इस तरीके से, ये इसकी ये डायरेक्शन है उसकी। इसके ऊपर कोई टेंजेंट आप ड्रॉ कर लें। सो इस पॉइंट के ऊपर ये जो टेंजेंट होगा ये इसकी वेलोसिटी का फोर वेक्टर है। ये वर्ल्ड लाइन है असल में, क्योंकि हम फोर ज्योमेट्री में उसको वर्ल्ड लाइन कहते हैं पाथ को। तो ये हमारे पास इसकी एक डेफिनेशन है। अब जैसा, अब जाहिर बात है आपके जहन में एक सवाल तो आया होगा कि अगर ये फोर वेलोसिटी है तो इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी चार होंगे, और एक कंपोनेंट इसका टाइम के लिहाज से होगा और तीन फिर वी एक्स वी वाई वी जी होंगे। वो अब टाइम के लिहाज से इसका कंपोनेंट क्या होगा, क्या वो एक्सेलरेशन होगा या वो कुछ और होगा, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। और सो देन आपको क्लियर, अब सो नेक्स्ट वीक देन आपको समझ आएगी कि वो जो मैंने क्विज में आपको प्रॉपर टाइम डिफाइन करवाया था वो क्यों करवाया था, क्योंकि उसकी अब हमें जरूरत पड़ेगी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन में। तो फिलहाल उसको हम एक साइड पे रखते हैं। आ, हम लोग फोर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं यू के सिंबल से। आपकी शुट्स की बुक में इसको कैपिटल यू से डिनोट किया हुआ है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। और जाहिर बात है कोई भी वेक्टर उसकी कोई लेंथ होती है, आप उस लेंथ को हमने डिफाइन कैसे करना है? हम उसको हम टेक्निकली ऐसे डिफाइन करते हैं कि वन यूनिट इन टाइम, जीरो यूनिट इन स्पेस। के ये एक ऐसा वेक्टर है जो स्पेस में उसकी लेंथ जीरो है, मतलब स्पेस में वो एक्सटेंड नहीं कर रहा। सो मतलब कि आप वेलोसिटी को सिर्फ इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, वन जीरो जीरो जीरो, कि टाइम में तो वो एक्सटेंड हो रहा है वन यूनिट, लेकिन स्पेस के अंदर वो जीरो यूनिट एक्सटेंड हो रहा है। सो एक तरह से यू अल्फा आप कह सकते हैं कि आप ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ई अल्फा को भी। ठीक है, ये अभी हम सिर्फ मैं कुछ डेफिनेशंस प्रपोज कर रहा हूँ। अभी जाहिर बात है आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि हम इसको ऐसे क्यों डिफाइन कर रहे हैं, हमने इसको जीरो यूनिट इन टाइम और वन यूनिट इन स्पेस क्यों नहीं कहा। एक बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है आपके जहन में जो उठ रहा है। लेकिन अभी हम ऐसा ऐसा हमें ये चीजें क्लियर होती जाएंगी कि हम ऐसे डिफाइन क्यों करें, और अगर हम ऐसे डिफाइन ना करें तो मसाइल क्या आते हैं। अच्छा, जब हम ऐसे डिफाइन करें कि वन यूनिट इन टाइम और जीरो यूनिट इन स्पेस, इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी फिर एक टाइम लाइक क्वांटिटी होगी, स्पेस लाइक तो नहीं हो सकती। अगर ये टाइम लाइक क्वांटिटी है तो इसका मतलब है इसको लाइट कोन के अंदर होना चाहिए। जी, सर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम इसको स्पेस लाइक तो कह सकते हैं। हाँ, स्पेस लाइक कहने का मतलब क्या होता है? स्पेस लाइक का मतलब फिर ये होता है कि आपके पास डेल्टा स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो आता है, और ये जो क्वांटिटी होती है यानी कि डेल्टा टी स्क्वायर आपके पास लेस हो जाता है डेल्टा आर स्क्वायर से। और इस ये उस वक्त होता है जब आपके पास सी की वैल्यू वन से सी की सॉरी, जब आपके पास वी सी से बड़ा है, उस वक्त आपकी चीजें स्पेस लाइक होती हैं। और हमारे पास कोई पार्टिकल ऐसा मौजूद नहीं है जो लाइट कोन के बाहर मौजूद हो।
अगर वो लाइट कौन के बाहर मौजूद है तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और वो सारी बातें रिलेटिविटी के डोमेन में भी नहीं आता क्योंकि उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो रही है। ठीक है। सर फिर ऐसा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लोगों ने थ्योरेटिकल तो कहा हुआ है कि थ्योरेटिकली ऐसे पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और हो सकता है कि नेचर में ऐसा होता हो। लेकिन कम से कम जो यूनिवर्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिलहाल हमारी जो ऑब्जर्वेशन की लिमिट है, हमारी जो टेक्नोलॉजी की लिमिट है, उसके मुताबिक हम ऐसा कोई पार्टिकल अभी तक डिटेक्ट नहीं कर सके कि जिसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो। हो सकता है कोई ऐसी थेरीज मौजूद हो जो रिलेटिविटी से भी ज्यादा अच्छी थेरीज हो, लेकिन वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है। और रिलेटिविटी तो बस हमें कह देती कि नहीं भाई सी आखिरी लिमिट है हमारी। तो सो दैट्स वाई कि हम हमें फिर यू को हम यू को टाइम लाइक क्वांटिटी के तौर पर डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें उसको हमें अपने ऑब्जर्वेशन के साथ भी तो कंसिस्टेंट रखना है। तो असल में एक मकसद ये भी कि हम ये नहीं चाहते कि हम एक ऐसी वेलोसिटी डिफाइन करते हैं जो लाइट कौन से बाहर आ रही हो। अगर वो लाइट कौन के बाहर है तो हम उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, हम तो ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। क्लियर। ठीक है सर। सो दैट्स वाई हमने Yes, इसको 1 यूनिट इन टाइम और 0 यूनिट इन स्पेस का है। जी कोई कुछ कहने लगा था। मैं कह रही थी कि इसमें स्पेस की वैल्यू भी तो चेंज हो रही है ना, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है, तो फिर हमने स्पेस को 0 0 क्यों किया है। वो अच्छा, लेकिन जब आपको किसी चीज को डिफाइन कर रहे हो ना तो होते हैं ना, तो फिर आपको कोई रेफरेंस सेट करना पड़ता है। सो हम अगर ये कह लें कि वो 1 यूनिट इन 0 है और 1 यूनिट इन टाइम है, और सॉरी 0 यूनिट इन टाइम है और 1 यूनिट इन स्पेस है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जब टाइम 0 है उस वक्त ही पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है। सर टाइम पर क्या है। अच्छा, अगर टाइम 1 है और वो भी इस 1 पे आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है। फिर तो पार्टिकल की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ जाएगी। ठीक है। तो असल में वो तो फिर फोटोन बन जाएगा। ठीक है सर। तो हम असल में एक रेफरेंस इसलिए हमें इसको रेफरेंस ऐसा ले रहे हैं। सर ये जो आपने व्हाइट लाइन लगाई है ये भी फोटोन को इंडिकेट कर ये रही जो है। ग्रीन कलर की है या ये जो रेड है। ग्रीन कलर। नहीं, ग्रीन तो किसी एक्सेलरेटिंग पार्टिकल की वर्ड लाइन है। ये तो जो ये ऐसा पार्टिकल है जो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और जो रेड है वो फोटोन की वर्ड लाइन है, जो बस हमें बेसिकली ये यहाँ पर 45 बना रही है। सब आपको तीनों बातें क्लियर हो गई कि मैंने इसको 0 यूनिट टाइम और 1 यूनिट स्पेस क्यों नहीं कहा, मैंने इसको 1 यूनिट टाइम और 1 यूनिट स्पेस क्यों नहीं कहा, और मैंने इसको 1 यूनिट टाइम और 0 यूनिट स्पेस क्यों कहा है। सो वो हमारी कुछ लिमिट्स हैं जिनकी वजह से हम ऐसे इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, आप ये अलबत्ता कह सकते हैं, आप ये अलबत्ता कह सकते हैं कि हम कोई ऐसी एक चीज ले लें जिससे इसकी स्पीड लेसन सी हो, और मतलब कि ये कह लें कि 1 यूनिट इन टाइम एंड हाफ यूनिट इन स्पेस, ये कह लें। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हम रेफरेंस अपनी मर्जी से एक रेफरेंस हमने सेट कर दिया बस। करना चाहें तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं 1 यूनिट इन टाइम और 0.5 यूनिट इन स्पेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक हम लाइट कोन के अंदर है तब तक हम बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। ये जो हमारी अब कन्वेंशन है इसने यू को एक टाइम लाइक क्वांटिटी बना दिया है, और साथ ही ये आइडेंटिकल है ई नॉट जीरो के साथ, सॉरी बेसिस वेक्टर ई जीरो के साथ जिस फ्रेम में पार्टिकल मौजूद होगा। क्लियर। अब हम इसकी एक पहले हमने अब ये दो डेफिनेशन अब देखते हैं। अब देखेंगे, हमने पहले इसको डिफाइन किया था द मैं स्क्रीन थोड़ी सी छोटी करता हूँ कि द फोर वेलोसिटीज ऑफ वेक्टर टेंजेंट टू द वर्ल्ड लाइन ऑफ अ पार्टिकल। ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। अब हम करेंगे फोर वेलोसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली मूविंग पार्टिकल इज द वेक्टर ई नॉट इन इट्स इनर्शियल रेस्ट फ्रेम। जिस फ्रेम में मौजूद है वो उसके लिए रेस्ट उसका इनर्शियली रेस्ट फ्रेम है, और उसमें उसकी वेलोसिटी उसकी फोर वेलोसिटी उसके टाइम के बेसिस वेक्टर के बराबर है। एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। सर अगेन कहना समझ नहीं आई। यूजली हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी किसी पार्टिकल के पाथ पर बनाया जाने वाला टेंजेंट वेक्टर होती है क्लासिकल मैकेनिक्स में।
स्पेस टाइम या रिलेटिविटी के अंदर हम ये कहते हैं कि फोर वेलोसिटी किसी पार्टिकल की वर्ल्ड लाइन पर ड्रॉ किया जाने वाला टेंजेंट वेक्टर है। ठीक है। अब हमने अब हमने इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ऐसे की है कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो टाइम में 1 यूनिट है और स्पेस के अंदर 0 यूनिट है, जो इसको एक टाइम लाइक क्वांटिटी बना रहा है। सो यानी कि इसकी इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन में फिर ये कंपोनेंट्स आएंगे कि इसका पहला कंपोनेंट 1 है और स्पेस वाले सारे कंपोनेंट 0 हैं। यानी कि फोर वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल के रेस्ट फ्रेम में उसका टाइम का बेसिस वेक्टर है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप मुझे एक एक दफा दोबारा बताते हैं। आपको ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर हैं? सबसे पूछ रहा हूँ। जी सर। आपको ये नोटेशन क्लियर होगी हमने इसको ऐसे क्यों डिफाइन किया, किसी और तरीके से क्यों डिफाइन नहीं किया? यस सर। जी सर। आपको ये क्लियर हो गया कि इस डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? जी सर। आपको ये पता है कि ये चीज इसके बराबर होती है? यस सर। अब आपको ये भी पता है कि अगर ऐसे हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये टाइम लाइक क्वांटिटी है, या यहाँ से भी कह सकते हैं कि ये टाइम लाइक क्वांटिटी है। तो यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स बराबर हैं, बल्कि ये इसके तीनों बराबर हैं, बल्कि ये चारों बराबर हैं। क्लियर? अब हम अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन बनाना चाहें तो फिर हम ये फॉर्मल डेफिनेशन बना सकते हैं कि किसी पार्टिकल के रेस्ट फ्रेम के अंदर उसकी वेलोसिटी उसका ई नॉट वेक्टर है या उसके टाइम का बेसिस वेक्टर है। किसी पार्टिकल सो ये ई नॉट है। किसी पार्टिकल के रेस्ट फ्रेम में उसकी वेलोसिटी उसके टाइम का बेसिस वेक्टर है। ये हमारी डेफिनेशन है फोर वेलोसिटी। तो ये यहाँ पर शूट्स में एक डायग्राम बनाई हुई थी, मैंने भी वहां पर वही ले ली है। सो ये ये उसके बेसिस वेक्टर्स हैं, ड्रॉ किए हुए हैं हमने। E1 ये कोई इवेंट ए आ रहा है, हमने उसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए हैं। E1 भी ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। ये बेसिकली ये आपके पास E1 है और ये आपके पास E0 है। और हमारी डेफिनेशन के मुताबिक जो E0 होगा असल में यही आपके पास वेक्टर U है या U अल्फा है। क्लियर? और ये जो चीज है ये वर्ड लाइन है। अब देखें ये पार्टिकल की वर्ड लाइन जो है ये स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे जा रही है, कर्वी है। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल किस एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है। सर इसने इवेंट को ड्रॉप किया है, वो आ, चाहिए नहीं था। नहीं आपने देखे ना, आपने इसके बेशक चाहिए नहीं था, लेकिन जाहिर बात है अगर आपने कोई वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करना चाह रहे हैं और तो उस वेक्टर के कोई ना कोई बेसिस वेक्टर तो होंगे, डेफिनेटली पोजीशन के अंदर भी होंगे और टाइम के अंदर भी होंगे। तो वो हो सकता है कि आगे हमें किसी कैलकुलेशन में उसकी जरूरत पड़े या शूट्स ने इससे कोई और काम लेना हो इसलिए उसने ड्रॉ कर दिया। लेकिन अगर आपने सिर्फ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो फिर आपको उसकी जरूरत वाकई नहीं है। ओके सर। अच्छा अब हम बात करते हैं, अब हम बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं। अ, आप एक तरह से इसको पहला स्टेप कह सकती हैं कि हम आपके जहन में कभी कोई क्वेश्चन शायद रेज हुआ हो कि हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं? नहीं, लेकिन आपने कैलकुलेशन करते वक्त जब आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो आप एज्यूम नहीं कर रहे होते कि आपकी अर्थ जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? या लैब के अंदर जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, या अभी तक आपने स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में जितने भी थॉट एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं वो आपको ट्रेन वाला याद होगा, या वो और भी हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं उनमें हमने हर जगह यही नहीं अज्यूम किया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? ऐसे बच्चे सर किया है। करते हैं हम अर्थ को भी अज्यूम। अगर आप अर्थ के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या आप अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे?
करेंगे, क्योंकि वरना तो स्पेशल रिलेटिविटी का मसला बन जाएगा। क्योंकि रिलेटिविटी का गैलीलियो का पोस्टुलेट भी और आइंस्टाइन का पोस्टुलेट भी रिलेटिविटी का यही कहते हैं कि लॉज ऑफ फिजिक्स विल रिमेन सेम इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। और जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं वो नॉन एक्सेलरेटेड होते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, लेकिन क्या अर्थ की और जो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। क्या अर्थ की रोटेशन की स्पीड यूनिफॉर्म है? हाँ। या अर्थ की सूरज के गिर्द घूमने की जो रफ्तार है वो कांस्टेंट है? नहीं, नहीं है ना, कांस्टेंट तो नहीं है, वो कभी कम होती है जितना वो बेसिकली, वो तो जब आप किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में होते हैं तो उसकी जो रफ्तार है वो डिपेंड करती है कि वो सेंटर से कितने फासले पर मौजूद है, कॉमन सेंटर से कितने फासले पर मौजूद है। जमीन हर वक्त सूरज से बराबर फासले पर तो नहीं ना होती। ये सर वो ये चार कैपिटल लॉ है सर, उसको हाँ पढ़ा था ना आपने। तो कभी वेलोसिटी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। जो ही करीब आएगा तो वो ज्यादा हो जाएगी सर। ऐसे ही है, ये सबको पता है ये बात। जी सर। जी सर। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि टेक्निकली अर्थ जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर कंसीडर नहीं हो सकती बहुत लंबे टाइम के लिए। अगर आप किसी गाड़ी के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो क्या आप उस गाड़ी को कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी से मूव कर रही है, या वो भी नहीं होगी? नहीं कह सकते। मतलब अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा नजर नहीं आएगा जो मुकम्मल यूनिफॉर्म हो, मुकम्मल 100% इनर्शियल हो। कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको ऐसा नजर नहीं आएगा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा नहीं होता जो 100% इनर्शियल हो, यानी एंड उसमें पार्टिकल रेस्ट की हालत में हो, कि कोई एक्सीलरेटेड पार्टिकल उसमें रेस्ट की हालत में हो। न्यूटन का पहला कानून याद करेंगे, अगर कोई बॉडी किसी इनर्शियली फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करती। ऐसे ही है। लेकिन अगर कोई फ्रेम एक्सेलरेटेड है तो क्या वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा? मिसाल के तौर पर अब देखें, आप गाड़ी में जा रहे हैं, अचानक से गाड़ी की ब्रेक लगती है, आप फौरन आगे की तरफ झुकते हैं क्योंकि गाड़ी का एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है फौरन से और आपके ऊपर एक फोर्स लग रही है सिस्टम की तरफ से। यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम्स क्या कर रहे हैं, आपकी स्टेट को तब्दील कर रहे हैं, आपकी यूनिफॉर्म स्टेट को तब्दील कर रहे हैं, वो चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे वो रेस्ट की हालत हो, दोनों का मतलब एक ही है। ऐसे ही है। तो इसका हाँ, इसका मतलब है कि हाँ, क्योंकि अब आपकी एक्सेलरेशन तब्दील हुआ है। हाँ, क्योंकि उसकी अगर तो हम कहें कि अब असल में वेलोसिटी तो फिर भी तब्दील हो रही होती है, चलें कह रहे कि 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से तब्दीली आ रही है, लेकिन तब्दीली तो आ रही होती है, लेकिन जब वो ब्रेक लगाती है अचानक फिर तो बहुत बड़ी तब्दीली आती है जो हमें महसूस होना शुरू हो जाती है। अर्थ के साथ भी यकीनन ऐसा सीन है, लेकिन हमें वो महसूस नहीं होती, तब्दीली हमें महसूस नहीं होती क्योंकि हम इतने सेंसिटिव नहीं है। और हमें हमें इवन हमें अर्थ की रोटेशन या रेवोल्यूशन भी महसूस नहीं होती। वो तो हम सूरज को देख के पता लगा लेते हैं, अब सर्दियां आ गई हैं, अब गर्मियां आ गई हैं, लेकिन वैसे तो हमें महसूस नहीं होता। आप कभी आंखें बंद करके जरा महसूस करने की कोशिश करें कि जमीन घूम रही है, आपको नहीं पता लगेगा घूम रही है या नहीं घूम रही। हाँ, लेकिन अगर आप खला में से जाके देखें तो आपको जमीन घूमती हुई नजर आएगी, अगर आप खला में चलेंगे और आप रेस्ट की हालत में हो। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा नहीं है जिसमें एक्सेलरेटेड पार्टिकल रेस्ट की हालत में हो।
क्लियर? सर ग्रेविटी स्पेस में कोई फ्रेम लेते हैं या कोई अर्थ में क्या वो ये दोनों सेम ही होंगे? डिपेंड करता है आप डिफाइन कैसे कर रहे हैं। और वैसे स्पेस के जो फ्रेम होंगे वो तो डेफिनेटली लोकली इनर्शियली होंगे। 100% सेम नहीं कह सकते आप उनको, लेकिन वो लोकली इनर्शियली होंगे क्योंकि ग्रेविटी तो वो स्पेस में भी होती है। अब वो ये 100% जीरो नहीं। अभी ना हम असल में कुछ वीक्स तक इनर्शियल फ्रेम को दो तरीकों से और डिफाइन करेंगे, लोकल इनर्शियल फ्रेम्स और ग्लोबल इनर्शियल फ्रेम्स। लोकल और ग्लोबल को डिफाइन करेंगे तो वहां पर आपको ये चीज ना जरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। इस तरह से हेलीकॉप्टर की एग्जांपल दी पहले लेक्चर में ही सर। हाँ मुझे सर याद मेरा नहीं, क्वेश्चन क्या था capacity? मुझे याद नहीं, बता दें दोबारा। इसमें हेलीकॉप्टर स्पेस में जाता है, हाँ हेलीकॉप्टर में फंक्शनल तो एक जगह पर रुक सकता है, अच्छा तो जमीन तो मूव कर रही है नीचे से, हाँ तो हम मतलब इंडिया से पाकिस्तान या किसी भी कंट्री जा सकते हैं सिर्फ हेलीकॉप्टर को एक जगह नहीं पे ना जा सकते, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते कोई भाई, कोई कोई जवाब देगा इसका क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सेम रेफरेंस फ्रेम होगा। जमीन के साथ उसका एटमॉस्फेयर भी मूव कर रहा है और उस एटमॉस्फेयर में मौजूद हर चीज मूव कर रही है। आप इसको इसको बड़े अच्छे तरीके से चेक भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लेट्स सपोज कि आप ना किसी ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन की दीवार की तरफ आप बॉल फेंकते हैं। अब देखें बॉल ने जाना है, दीवार से टकराना है, वापस आना है, तब तक आप तो आगे जा चुके होंगे। ट्रेन की हरकत मेरा करने सवाल से आप जवाब आगे, के साथ है। ट्रेन की हरकत करने से आप आगे चले गए हैं ना, तो सर फिर जो बॉल मेरा को आपके क्वेश्चन है हाथों में तो नहीं गिरना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन जवाब के साथ है, सेम रेफरेंस फ्रेम क्यों होना चाहिए सर? क्योंकि ग्रेविटी तो वहां पे नहीं होती तकरीबन मैंने नेग्लिजिबल ये है। तो नहीं कहा कि वो सेम रेफरेंस फ्रेम होगा, मैंने ये तो नहीं इसका कहा। जवाब सर सेम फ्रेम इसलिए सर। नहीं नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो सेम रेफरेंस फ्रेम होगा, मैंने कहा वो लोकली होगा, लोकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। सेम है और लोकली होने में फर्क है। लोकली की वजह से वो हमने हम जा कंसीडर सकते हैं। करेंगे कि वो लोकली इनर्शियल है, ग्लोबली इनर्शियल नहीं है, पूरे लेवल पे इनर्शियल नहीं है। जिस जगह पर आप मौजूद हैं वो एक छोटा सा हिस्सा स्पेस टाइम का इनर्शियल है, वो एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ इनर्शियल है, बाकी कुछ भी इनर्शियल नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चले जाए वहां से, वो आपके पिछले फ्रेम के लिहाज से नॉन इनर्शियल होगा, लेकिन वो छोटा हिस्सा, लेकिन आपके लिए वो छोटा हिस्सा आप कंसीडर कर लेंगे वो लोकली इनर्शियल है। मैं असल में यहाँ पर वही डेफिनेशन डेवलप करना चाह रहा हूँ जो आपका क्वेश्चन है असल में। समझ आ रही है अभी तक सबको कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ? ये मैथ से ज्यादा फिलहाल सिर्फ डिस्कशन है, मैथ हम इसकी अगले अगले वीक करेंगे। आज सिर्फ डिस्कशन है इन चीजों की। समझ आ रही है आपको कि मैं क्या बात अब तक कर रहा हूँ? तो इसका मतलब है कि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा नहीं है जिसमें एक्सेलरेटेड पार्टिकल रेस्ट की हालत में हो। तो यस सर। तो क्या, अगर ऐसी बात है तो फिर तो स्पेशल रिलेटिविटी और गैलीलियो की रिलेटिविटी का जो पॉस्टुलेट है वो तो गलत है। वो तो कहते हैं कि लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, और हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए सारा कुछ साबित भी करते आए हैं। और अभी हमने फौरन से पहले ही कह दिया है कि नहीं भाई कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा होता ही नहीं है जो इनर्शियल हो मुकम्मल तौर पर, या जिसमें कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल मुकम्मल रेस्ट की हालत में हो। अब हम करते फिर क्या है, हम ये सर कर, एक्सेलरेटेड पार्टिकल के लिए इनर्शियल हो। हाँ मतलब एक्सेलरेटेड पार्टिकल कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा नहीं है जिसमें एक्सेलरेटेड पार्टिकल रेस्ट की हालत में हो। जी सर। अगर पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो फिर तो वो डेफिनेटली रेस्ट की हालत में होगा ही होगा। जी सर फिर तो फ्रेम इनर्शियल। हाँ लेकिन अगर कोई, ज्यादातर चीजें हमारे इर्द गिर्द एक्सेलरेट करती है ना, ग्रेविटी डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रही होती है। और इवन कि आप एक रोड पे जा रहे हैं, रोड में कभी आगे कोई ट्रैफिक आ जाएगी, कभी रोड में कोई खड़ा आ जाएगा, कभी आगे कोई ब्रेकर लगा होगा, आपकी स्पीड तो कम ज्यादा होती रहेगी। और वैसे भी आप चूंकि जी उसको हाथों से कंट्रोल कर रहे हैं, आप एक जितना एक्सेलरेट तो कर ही नहीं सकते उसको। जी सर
कांस्टेंट नहीं रहेगी वेलोसिटी, कांस्टेंट नहीं ना रहेगी, तो यानी कि उसमें आपका आप उस आपकी हालांकि, लेकिन अगर आप उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी गाड़ी में, तो फिर आप उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करके कर रहे होते हैं। तो लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। हमारी डेफिनेशन हमारी मंतक ये बता रही है कि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल रेस्ट की हालत में हो, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करते वक्त अज्यूम करते हैं कि वो रेस्ट की हालत में है। अगर वैक्यूम की बात करें तो नहीं, अभी हम वैक्यूम में नहीं जाएंगे। अभी हम अब यहाँ पर वैक्यूम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है फिलहाल, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट तो जमीन पे करने होते हैं, आप हर वक्त वैक्यूम क्रिएट नहीं ना कर सकते। सो इसलिए हम उस चीज को कंसीडर ही नहीं करें कि जिसको हम यूए लाइफ में प्रैक्टिस ना कर सकें। तो 100% हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। नहीं नहीं, वहां पर भी नहीं होगा, ग्रेविटी वहां पर भी एक्ट कर रही है। आपको याद होगा मैंने शुरू के 1-2 लेक्चर्स में बात की थी, शायद पहले लेक्चर में ही बात की थी कि ग्रेविटी के होते बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि आप 100% इनर्शियली फ्रेम इन एक कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना सकें जो 100% इनर्शियल हो। ग्रेविटी के होते हुए ये पॉसिबल ही नहीं है। ये हमने पहले लेक्चर की स्लाइड्स में भी कहीं लिखा हुआ है मैंने ये बात। ये तो फिर कहीं की वजह इधर स्पेस में भी ग्रेविटी होगी सर। सारी बातें होगी, सारी बातें होगी। मैं इसीलिए तो बार बार लोकली का वर्ड यूज कर रहा हूँ, लोकली का वर्ड मैं इसीलिए तो यूज कर रहा हूँ बार बार। सो फिर हम ये स्टेटमेंट लेते ही क्यों है कि आपकी जो लॉज है वो तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में सेम रहेंगे, और हम उसके मुताबिक कैलकुलेशन भी कर लेते हैं और हमारे रिजल्ट भी सही आ जाते हैं। अब उसकी वजह ये है कि हम एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं जिसमें मोमेंटेरली पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है, यानी कि किसी बहुत थोड़े लम्हे के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए पार्टिकल रेस्ट की हालत में हो सकता है, वो एक्सेलरेटेड पार्टिकल भी। मतलब जैसे यहाँ पर है कि लेट्स सपोज ये एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, या हम कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये डिफाइन कर लेता हूँ। अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, अब ये देखें। अब इसमें भी आपको वो सर्कल वाली एग्जांपल याद होगी, आपको दूर से देखने में नजर आ रहा है कि ये एक्सेलरेटिंग है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी जगह पर ये पार्टिकल ऐसा होगा से ये एक पॉइंट इतना सा, यहाँ पर इस पार्टिकल की जो रफ्तार है वो कांस्टेंट है, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर। या आपको वो सर्कल वाली एग्जांपल याद होगी, जितना सर्कल को जूम करते जाते हैं उसमें आपको छोटी छोटी लाइंस नजर आना शुरू हो जाती हैं। अब वो जो लाइंस है वो कर्व्ड नहीं है, वो लाइन तो स्ट्रेट है, ऐसे ही है। मैंने आपको दिखाई थी कुछ लेक्चर्स पहले वो सर्कल वाली एक एग्जांपल। अब देखें तो इसका मतलब है कि बहुत स्मॉल इंस्टेंट ऑफ स्पेस के लिए तो वो सर्कल स्ट्रेट लाइन है, यानी कि लोकली वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ग्लोबली क्या है, सर्कल है। या कह ले कि मोमेंटेरली वो क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। जब आप ड्रॉ करना शुरू कर रहे होते हैं तो आप असल में मोमेंटेरली स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रहे होते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन आपस में कनेक्ट होते होते सर्कल बना देती हैं। सो यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन कर रहे हैं कि जो मोमेंटेरली इनर्शियल होता है। सर यहाँ पे भी इसकी बात आपकी बात कट गई थी, दोबारा बताइए। सर मैं कह रही हूँ कि यहाँ इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी सेम है, मतलब कांस्टेंट है, पर जीरो नहीं है, राइट? हाँ, जीरो नहीं है क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है ना, वो यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल ही एक इंस्टेंट के ऊपर चेक करें, अगर आप उसको सिर्फ एक इंस्टेंट के ऊपर देखें, बिल्कुल ही एक इंस्टेंट के ऊपर, तो वहां तो उसकी वेलोसिटी आपको ऐसी लगेगा कि बिल्कुल जीरो है, वो रुका हुआ है। ये पता है, इस चीज को ऐसे देखें, इस चीज को वैसे ये एक रफ मिसाल है लेकिन बहरहाल इसको देखा जा सकता है। आप जब वीडियोस देखते हैं तो आपको लग रहा होता है कि वीडियो में किरदार जो हो रहे हैं वो चल फिर रहे होते हैं, लेकिन असल में वो चल नहीं रहे होते हैं। वो उनकी एक सेकंड के अंदर हजारों तस्वीरें खींची जाती हैं और देन उन तस्वीरों को चला दिया जाता है, उनके स्नैपशॉट्स लिए जाते हैं असल में। अब एक स्नैपशॉट के ऊपर एक सेकंड, लेट्स सपोज कि आपका एक कैमरा है, वो एक सेकंड के अंदर से 1000 फ्रेम्स लेता है,
मतलब 1000 तस्वीरें खींचता है 1 सेकंड के अंदर आपका वीडियो कैमरा। इसका मतलब है कि अगर आप उसको मिली सेकंड पे जाके ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि वो तो एक ही तस्वीर है, अगले मिली सेकंड पे एक नई तस्वीर आ गई। तो हर एक मिली सेकंड के ऊपर आपको आपको वो जो शख्स है, वो जो फिल्म में चलता हुआ नजर आ रहा है, वो आपको स्टिल नजर आएगा। ये राइट सर। ऐसे ही होगा ना। तो इसका मतलब है कि मोमेंटेरली तो वो रेस्ट की हालत में है। ओके। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि एक ऐसा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें मोमेंटेरली पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है। इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एमसीआरएफ कहते हैं, मोमेंटेरली को मूविंग रेफरेंस फ्रेम। मोमेंटेरी का मतलब आपको समझ में आ गया है, रेफरेंस फ्रेम आपको पता है, को मूविंग का मतलब है जो आपके साथ साथ मूव कर रहा है। जी सर। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपके साथ को मूव कर रहा है, कोऑर्डिनेशन में मूव कर रहा है, को मूविंग। ये पॉइंट क्लियर है? बिकॉज जी सर, हमारी आप आगे एक हमारी ना देख अगले सकते हैं अगले 3-4 वीक्स तक डिस्कशन एमसीआरएफ के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन है एमसीआरएफ पे। सर। जी सर हम लिफ्ट को एग्जांपल ले सकते हैं इसके हवाले से? हाँ, लिफ्ट को ले सकते हैं, लेकिन लिफ्ट का मसला भी ये है कि हाइट के लिहाज से ग्रेविटी तब्दील होती है, तो वो भी किसी हद तक तो एक्सेलरेटिंग होती है। लेकिन आप लिफ्ट को जी इनर्शियल सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही कंसीडर करते हैं। वैसे तो दुनिया में कोई भी चीज 100% इनर्शियल नहीं हो सकती। जी सर। अच्छा, अब हम इसका मतलब है कि हम फिर फॉर वेलोसिटी को एक और तरह से डिफाइन करते हैं। फॉर वेलोसिटी ऑफ एन एक्सेलरेटेड पार्टिकल इज द बेसिस वेक्टर ई नॉट ऑफ इट्स एमसीआरएफ एट दैट इवेंट। ये डेफिनेशन समझ में आ रही है क्या? मतलब क्या सेंस बन रही है? अब वो सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें और फिर इस डेफिनेशन को समझें। ई नॉट आपको पता है क्या होता है, पहले हमने बात की थी। अब इस ये दो डेफिनेशन है आपके पास, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें कि अब हमने दोनों में क्या फर्क क्या रखा है। हाँ, ये दो डेफिनेशन है। पहले में हमने ये कहा है कि फोर वेलोसिटी, सॉरी इसको नीचे रखते हैं, इसको ऊपर करते हैं। ये हमारी दो डेफिनेशन है। पहले में हम ये कह रहे हैं कि वो किसी भी पार्टिकल की फोर वेलोसिटी उसका बेसिस वेक्टर है उसके इनर्शियल रेस्ट फ्रेम में, ठीक है, यूनिफॉर्मली मूविंग पार्टिकल के लिए। अब उसके बाद हमने बात ये की कि कोई भी फ्रेम 100% इनर्शियल नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी एक फ्रेम ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल रेस्ट की हालत में हो। तो हमने क्या किया, हमने उसको कंसिस्टेंट करने के लिए एक एमसीआरएफ डिफाइन कर दिया। किसी भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल की फोर वेलोसिटी उसके एमसीआरएफ में, उसके मोमेंटेरली को मूविंग रेफरेंस फ्रेम में उसके उसका टाइम वाला बेसिस वेक्टर है। कुछ कुछ बात कुछ कुछ समझ में आई? कुछ बात, ये मुझे पता है, ये थोड़ी सी चीजें सर स्टेटमेंट की नहीं समझ आई सर। स्टेटमेंट स्टेटमेंट को दोबारा एक दफा स्टेटमेंट को पढ़ें जरा। एक दफा स्टेटमेंट को पढ़ें। ये जरा इस पे आपको 2 मिनट जरा सोचना पड़ेगा स्टेटमेंट पे। ये इसीलिए मैं यहाँ पर खुद भी अभी रुक गया हूँ कि हम इसको क्लियर करके ही आगे चलेंगे। तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये ओल्ड डेफिनेशन है। ये ग्रीन वाली ओल्ड डेफिनेशन है हमारे पास, और जो ब्लैक वाली है ये न्यू डेफिनेशन है। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका कोई इनर्शियल फ्रेम है जो रेस्ट की हालत में, उसका कोई इनर्शियल रेस्ट फ्रेम है, उसमें उसकी फोर वेलोसिटी उसके बेसिस वेक्टर के बराबर है, उस फ्रेम में उसके बेसिस वेक्टर के बराबर है। अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो फिर उसके लिए कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल रेस्ट फ्रेम नहीं है। वहां हमने एक नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन किया जिसको हमने एमसीआरएफ का नाम दिया।
एक्सेलरेटेड पार्टिकल में उसकी फोर वेलोसिटी MCRF में उसके टाइम के बेसिस वेक्टर के बराबर है। जी सर, कुछ कुछ समझ आ गई इसकी। हाँ, ये कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है। दोबारा इसको देख लें, जो बात मैं दोबारा एक रिपीट कर रहा हूँ। पार्टिकल या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फिर उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियली रेस्ट फ्रेम होगा। फिर उस फ्रेम में उसकी दोनों सूरतों में वेलोसिटी ने होना टाइम का बेसिस वेक्टर ही है, लेकिन वो किस फ्रेम का बेसिस वेक्टर होगा ये हमने डिसाइड करना है। दोनों सूरतों में फोर वेलोसिटी है टाइम का बेसिस वेक्टर ही, लेकिन अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है फिर वो इनर्शियल रेस्ट फ्रेम का बेसिस वेक्टर है। अगर वो एक्सेलरेटेड पार्टिकल फिर वो MCRF का टाइम बेसिस वेक्टर है। ओके सर। जी सर। कुछ कुछ होगी समझ, यानी क्या। चलिए इसको इसको दोबारा भी सोच लीजिएगा, मतलब कोई कंफ्यूजन हो तो हम इसको दोबारा किसी वक्त भी डिस्कस कर सकते हैं। ये ज्यादा चीजें ना आपको क्लियर हो जाएंगी। MCRF थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शुरू में कर रहा होगा, और इवन की वेलोसिटी भी। जब नेक्स्ट वीक हम इसकी मैथमेटिक्स पे काम करेंगे तो फिर यकीनन आप लोग ये कर लेंगे। अच्छा, अब आपके जहन में फौरन से पहले एक और सवाल आ जाना चाहिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी फोर वेक्टर है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते थे मास के साथ तो आपको थ्री मोमेंटम मिलता था। ये थ्री वेलोसिटी है, ये थ्री मोमेंटम है। इसी तरह अगर आप फोर वेलोसिटी को मास के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको फोर मोमेंटम मिलना चाहिए। ट्रिवियल चीज है। यस सर। सो ये आपके पास फोर मोमेंटम की डेफिनेशन है। और एम इसमें जो एम है वो रेस्ट मास है पार्टिकल का। अच्छा, ये अभी मैंने चूंकि ये आपको ये नहीं बताया कि वेलोसिटी के चार कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से हैं, सो लिहाजा अभी मैं मोमेंटम पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। सो लेकिन आपके पास जहन में ये होना चाहिए कि मोमेंटम का जो जीरोथ कंपोनेंट है, सो जो जीरोथ कंपोनेंट है वो असल में एनर्जी के बराबर होता है। फोर मोमेंटम सर का इसमें टाइम कंसिस्टेंट नहीं, क्या इसमें? टाइम नहीं इसमें। नहीं, टाइम तो सिर्फ स्पेस टाइम, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आना है। अब हर जगह टाइम तो नहीं आएगा कंपोनेंट, लेकिन ये जीरो सर शो वैसे कर रहा है कि आएगी ये सर। मोमेंटम का टाइम कंपोनेंट है, ये जीरो कंपोनेंट है मोमेंटम का, यानी कि टाइम वाला सर कंपोनेंट। सर सर वेलोसिटी क्या, सर क्या देखें, हम मास मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए मोमेंटम की बराबर है। आ, हाँ ये असल में कुछ काम वैसा ही हो रहा है, लेकिन ये मैं आपको ना अगले हफ्ते साबित किए मैथमेटिकली शो करवाऊंगा कि एनर्जी आती कैसे है। अभी मैं सिर्फ डिफाइन किया मैंने इसको। अभी मैं असल में आज मैं कोई मैथमेटिक्स नहीं करना चाह रहा बहुत ज्यादा। जी सर, राइट। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ये अब मैं अगले 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 हफ्ते हम ये सारी चीजें ना चेक करेंगे कि ये वाकई ऐसे होता है या नहीं होता। अभी जी आप लोग सर। सिर्फ ऐसा करेंगे, मेरे पे यकीन कर लें कि ये इसका जीरो कंपोनेंट एनर्जी के बराबर ही होता है। लेकिन अगले हफ्ते मैं आपको साबित करवाऊंगा कि कैसे होता है। जी सर। उसके लिए हमें पहले फिर ये देखना पड़ेगा। अभी तो मैंने ये कह दिया कि यू अल्फा है, लेकिन डेफिनेटली इसमें कोई U0 आ रहा होगा, कोई U1 है, कोई U2 है, कोई U3 है। चले आप यहाँ पर कह देते हैं कि यू अल्फा में आपके पास ये जो पहला कंपोनेंट है ये तो आपके अब पता नहीं ये क्या है, लेकिन बाकी कंपोनेंट तो आपको पता है कि UX UY UZ हो सकते हैं। अभी हमने असल में अभी तक ये बात नहीं की कि ये वाला कंपोनेंट क्या चीज है, ये किसके बराबर है U0। बाकी तो हमें पता है कि एक्स वाई और जी के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटीज हैं, लेकिन फोर वेलोसिटी का टाइम कंपोनेंट क्या होगा अभी हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की। जब हम एक दफा ये क्लियर कर लेंगे कि ये कंपोनेंट क्या होता है, फिर हम बहुत इजीली डिफाइन कर लेंगे कि ये एनर्जी आती कैसे है। सो इसलिए फिलहाल हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि ये मोमेंटम इसके बराबर होता है, और अभी हम इस डेफिनेशन को बहुत ज्यादा काम भी नहीं लेंगे। सो मोमेंटम के चार कंपोनेंट्स होते हैं। जो तीन कंपोनेंट्स हैं वो तो आपके पास स्पेशल कंपोनेंट्स हैं, PX PY और PZ। लेकिन जो फोर्थ कंपोनेंट होता है ये अब असल में आपके पास एनर्जी होती है। ओ सॉरी, मैंने ना असल में ये मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में। उसकी वजह यह है कि वेलोसिटी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर होती है, कोवेरिएंट नहीं होती। ये भी ध्यान रखना है।
सो मोमेंटम का जो जीरो कंपोनेंट है वो पार्टिकल की एनर्जी के बराबर होता है और बाकी तीन कंपोनेंट उसके मोमेंटम के ही होते हैं। ये डेफिनेशन है, फिलहाल इसको डेफिनेशन के तौर पर अज्यूम करें। क्लियर? जी सर। यस। अच्छा, अब ना हमने एक छोटी सी एग्जांपल करनी है और फिर ये वाइंड अप हो जाएगा। ये आगे बस एक दो डिस्कशंस रह गई हैं। अब अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक पार्टिकल है, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ में मौजूद है, उसका मास m है और वो किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। इस पार्टिकल का जो रेस्ट फ्रेम होगा वो हमने ओ बार को कंसीडर कर लिया कि ओ बार उसका रेस्ट फ्रेम है और ओ बार में उसका बेसिस वेक्टर वेलोसिटी के लिए ई नॉट होगा हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास वेलोसिटी की डेफिनेशन है, ये हमारे पास मोमेंटम की डेफिनेशन है। अगर हम इसको फ्रेम ऑफ ओ फ्रेम में लिखें, यानी कि अनबार्ड फ्रेम के अंदर लिखें, तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन लॉज ये बनने चाहिए। रिवाइज करें सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। एक मिनट मुझे ना ये अभी को स्क्रीन थोड़ी सी छोटी करने लगा हूँ ताकि मैं इधर बड़ा करके लिख सकूँ। अब अभी आपने ट्रांसफॉर्मेशन लॉस पढ़े हैं। अब मेरे पास ये वेलोसिटी है यू अल्फा। सो इस वक्त हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया हुआ है इस बी किसी अनबार्ड फ्रेम के अंदर। मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ, यानी कि मैंने इसको ओ बार में डिफाइन किया, मैं इसको ओ के लिहाज से कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो मुझे असल में यू अल्फा कैलकुलेट करना है और इसके लिए मुझे यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। वो ट्रांसफॉर्मेशन आनी लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। यहाँ पर अल्फा आ जाएगा और यहाँ पर बीटा बार आ जाएगा। ठीक है। जी सर। अच्छा, ये यू अल्फा एज इट इज रहा, ये अल्फा आ गया, ये बीटा बार आ गया। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इस फ्रेम के अंदर इसका टाइम का बेसिस वेक्टर, ये चीज। ये चीज आ गई। सर बीटा पे भी बार आएगा। हाँ, बीटा पे भी बार आएगा क्योंकि ये बीटा एज इट इज यहाँ पर आ गया है और हमने सिर्फ जी यू की सर। डेफिनेशन यहाँ पर इंसर्ट की है। क्योंकि ये ओ बार के अंदर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका फिर वो जो टाइम का बेसिस वेक्टर होगा उसके ऊपर ही बार आएगा। ठीक है। यस सर। अब ये देखें, ये वाला बीटा और ये वाला बीटा आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब ये कॉन्टैक्ट हो जाएंगे तो आपके पास यू अल्फा बराबर आ जाएगा अल्फा और यहाँ से जीरो बार। क्लियर? लगता है आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं थोड़ा सा। खत्म हो गया सर। क्या? सर बेसिस वेक्टर जो है वो खत्म हो गया है? वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। वो असल में ये तो हमने कॉन्ट्रेक्शन कर ली ना। अब ये तो कोई नंबर आ रहा था, सिर्फ एक एक कॉलम वेक्टर था आपके पास। ये आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन इसको एब्जॉर्ब कर दिया, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इसके इन कंपोनेंट्स को। पहले कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अच्छा, एक एक आता सीधी सी चीज देखें। अच्छा चलें, आप कांटेक्ट नहीं करते, मैं आपको एक और तरीके से बात बताता हूँ। ये जब आपने ये नंबर लिख लिया है, ये जो नंबर है, इसको इसको एक और तरीके से देखें, ये भी आपको समझ आ जाएगी। मुझे वैसे उस वक्त इसको ऐसे लिखना चाहिए था। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बीटा बार और जीरो? अब आपके पास हर वैल्यू के लिए क्रॉनिकल डेल्टा जीरो होगा, लेकिन उस वक्त नॉन जीरो होगा जब बीटा बार आपके पास जीरो के बराबर है। सो क्या ये चीज इसके बराबर नहीं आ जाएगी? जी सर। तो वो असल में वो कॉन्ट्रेक्शन वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मुझे वो कॉन्ट्रेक्शन का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए वहां पर, वो गलत, वो वर्ड ही गलत है इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन आप समझ आ गया कि कैसे हुआ था ये सब कुछ? सर समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक मिनट मैं इसको करता हूँ। अब मैं इनको दोबारा से करता हूँ, मैं इसको रेज कर देता हूँ।
यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब आपको अगर बेसिस वेक्टर की डेफिनेशन याद हो तो क्या मैं इस चीज को तो ऐसे ही रहने देता हूँ, अल्फा बीटा बार, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 बार बीटा। यस सर। अब क्रॉनिकर डेल्टा की डेफिनेशन के मुताबिक इफ 0 बार, अच्छा, इफ बीटा बार इज 1 बार 2 बार 3 बार, देन ये चीज किसके बराबर आ जाएगी? 0 0 के बराबर आ जाएगी ना? सर। जी सर 0। अगर बीटा बार आपके पास 0 बार हो फिर, के तो अब इसका मतलब है कि फिर यू अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा बार और 0 बार, क्योंकि बाकी तो बीटा की हर वैल्यू के लिए ये नंबर 0 हो जाएगा। बाकी तो हर बीटा की हर वैल्यू के लिए ये नंबर 0 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास एक ही तो ऑप्शन बच रहा है, क्लियर या नहीं? ठीक है, सर अगेन रिपीट कर दें सर। अच्छा, कर देता हूँ दोबारा। ये चीज क्लियर हो गई है? यस सर। ये तो हमारी डेफिनेशन थी ना बेसिस वेक्टर की, और आपको ये भी पता है कि हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। तो अगर बीटा की कोई वैल्यू ऐसी ले लें 1 2 3 जो 0 के बराबर ना आ रही हो, तो ये क्रॉनिकल डेल्टा आपको क्या देगा? 0। और अगर सिर्फ 0 होगा तो ये आपको 1 देगा। इसका मतलब है कि बीटा की हर वैल्यू के लिए स्वाय 0 के आपके पास वेलोसिटी 0 है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। जी सर। ठीक है, चलें अब हम आगे चलते हैं। चलिए, पता नहीं इतना कंफ्यूजिंग पॉइंट तो नहीं था, आई डोंट नो कि क्यों इतना टाइम लग गया, अब लेकिन बाहर खैर है। हम इस वेलोसिटी को फिर हम मोमेंटम को भी लिख सकते हैं पी अल्फा और एम यू अल्फा की फॉर्म में। आप इंडेक्स नोटेशन में लिख लेना उसको। ये भी तो 4 वेक्टर और अल्फा भी 4 कंपोनेंट्स रखता है। और आपने अभी शो किया है कि यू अल्फा असल में इसके बराबर होता है, तो आपने यू अल्फा की जगह ये नंबर यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, ये आपके पास मोमेंटम आ गया। ये मोमेंटम की डेफिनेशन आ गई है। अच्छा, अब आपने जब ये डिफाइन कर लिया है कि यू अल्फा 0 बार के बराबर है, यू अल्फा लैम्डा अल्फा बार अल्फा 0 बार के बराबर है, अब एक दफा अल्फा को 0 करें तो आपके पास यू नॉट इज इक्वल टू लैम्डा 0 नॉट 0 आ जाएगा। सर ये तो गैमा है ना। हाँ, ये गामा है, बिल्कुल जबरदस्त, ये गामा है। ये वाला कंपोनेंट वी गामा है, ये वाला कंपोनेंट 0 है, ये भी 0 है। तो अब यू अल्फा आपके पास क्या बन गया? यू नॉट U1 U2 U3। सो यू अल्फा आपके पास बन गया गामा वी गामा 0 0। क्लियर? यस सर। सो अब इसी तरीके से आप फोर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। आपने फोर मोमेंटम को इस सूरत में डिफाइन किया हुआ कि पी अल्फा इज इक्वल टू एम लैम्डा अल्फा 0 बार। अल्फा की वैल्यू चेंज करते रहें, कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए ये वाली वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, आपके पास ये चीज बन जाएगी। ये आ गई चीज। अब अगर आपको याद हो, ये आपने मैथ्स वेरिएंस नहीं पढ़ी हुई, आपने पढ़ा हुआ है ना कि एम प्राइम इज इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। जी सर। तो अगर मैं सी को 1 ले रहा हूँ तो फिर ये चीज क्या बन गई है? ये वही नहीं बन गया आपके पास एम प्राइम। यस और सर। आप जब कहते हैं कि ई इज इक्वल टू एम सी सी स्क्वायर, तो जब मैंने सी को 1 लिया हुआ है तो फिर यहाँ पर ई भी तो 1 के बराबर है। यस सर। तो फिर इस वजह से हम इसको एनर्जी को कह रहे हैं। आप पता लगा मोमेंटम का जीरो कंपोनेंट स्केलर एनर्जी क्यों होती है?
यस सर। इन द जी यूनिट्स ऑफ सर सी। समझ आ गई। तो दूसरा कंपोनेंट इस तरीके से आप निकाल लेंगे। सो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये असल में गामा पी एक्स है, और ये तो वैसे ही जीरो है दोनों कंपोनेंट्स। ये इनमें कोई मसला वेलोसिटी और मोमेंटम के चारों कंपोनेंट्स में। ओके, सो देन आप बड़ी इजीली शो कर सकते हैं अगर आपके पास वेलोसिटी बहुत स्मॉल है। वो मैंने अब यहाँ पर चूंकि सी को इंसर्ट नहीं किया हुआ, अगर आप यहाँ पर सी को इंसर्ट कर रहे हैं और ये देखें कि वेलोसिटी बहुत स्मॉल हो तो ये वाला नंबर निगलेक्ट हो जाते हैं, गामा सारे 1 हो जाते हैं। अल्टीमेटली आपके पास यही चीजें बचती हैं, उसके स्पेशल कंपोनेंट्स यही बचते हैं। सो ये वही नंबर, ये वही आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स वाले मोमेंटम और वेलोसिटीज आ जाएंगी। क्योंकि अगर आपके पास सी की बहुत ज्यादा वेलोसिटी है तो सॉरी, अगर वी बहुत स्मॉल हो सी से, तो गामा असल में अप्रोक्सीमेटली 1 ही होता है। ये बात आपको पता है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स की इक्वेशंस बन गई हैं दोबारा से। क्लियर? सर इसमें फर्स्ट वाला कंपोनेंट इग्नोर क्यों किया है? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है ना, इसलिए हम उसको इग्नोर, इसको इंक्लूड नहीं कर रहे। मैंने इसलिए ये जो मैंने अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर की इसलिए उनको नहीं रखा, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में तो वेलोसिटी का कोई टाइम कंपोनेंट नहीं होता, टाइम तो एब्सोल्यूट है वहां पर। तो अगर आप उसको कर लेते हैं ना तो क्या फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं। अगर आप उसको कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं तो यू नॉट जो है वो असल में 1 के बराबर आ जाएगा। तो वो डजन, वो उसका कोई मतलब नहीं उस बात का, कि वो पता नहीं क्यों उसका उसका उस बात का कोई मतलब नहीं है क्लासिकल मैकेनिक्स में। और मोमेंटम जो है वो आपके पास सिर्फ m के बराबर आ जाएगा। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस कि क्लासिकल मैकेनिक्स में मोमेंटम उसके बराबर कैसे है, वो क्योंकि उसका टाइम कंपोनेंट वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, इसी तरीके से आप ये एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ये बहुत ट्रिवियल चीज है, ये आप लोग खुद कर लेंगे। ये टेलर अप्रोक्सीमेशन लगानी है, इसकी जरूरत नहीं है। अब बस ये एक छोटा सा एक लास्ट पैराग्राफ रह गया, इसको एक डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कोई मैथ नहीं है। आ, अच्छा, ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों का? नो सर। अच्छा, अब आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में कानून पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वायलेट नहीं होता, हर जगह होल्ड करता है। तो फिर रिलेटिविटी में भी होल्ड करना चाहिए। क्या रिलेटिविटी में कंजर्वेशन होती है? रिलेटिविटी में भी होनी चाहिए। ये तो हमारी सबसे नेचुरल एक्सपेक्टेशन है कि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में 3 मोमेंटम कंजर्व होता है तो फिर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में 4 मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। और वो वो भी आपके पास कंजर्व रहता है। अच्छा, लेकिन लेकिन इसमें एक मसला है छोटा सा। सो लेट्स सपोज कि आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर कोई धमाका होता है और धमाके से छोटे छोटे पार्टिकल चले जाते हैं। कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ पर हम 2 फ्रेम ड्रॉ कर लेते हैं। सो इनको मैं नाम देता हूँ 1 2 3 4 5। और यहाँ पर कोई फ्रेम है एस है, यहाँ पर कोई फ्रेम एस प्राइम है, यहाँ पर कोई फ्रेम है एस डबल प्राइम। अब हो सकता है अब आप करते ये है कि आप एक वक्त में सिर्फ एक ही पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है कि जो मोमेंटम ये कैलकुलेट करे एक्सप्लोजन से पहले और बाद में, वो इस पार्टिकल 1 के लिए एस का डिफरेंट है, एस प्राइम का डिफरेंट है, एस डबल प्राइम का डिफरेंट है। मतलब इस पार्टिकल 1 का 4 मोमेंटम डिफरेंट है डिफरेंट फ्रेम्स में। लेकिन लेकिन अगर आप इन पांचों पार्टिकल्स का टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में सेम आएगा। मतलब इंडिविजुअल फोर मोमेंटम टाइम पे डिपेंड कर सकता है, सॉरी फ्रेम पे डिपेंड कर सकता है। इंडिविजुअल फोर मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर सकता है। और लाजमी नहीं कि वो कंजर्व हो भी सकता है और नहीं भी, वो तो डिपेंड करता है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की क्वालिटी पे। लेकिन टोटल फोर मोमेंटम जो कि इन सारे पार्टिकल्स का होगा वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहेगा। अगर वो सेम नहीं रहता, इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिलेटिविटी में होल्ड नहीं करता, जो कि गलत बात है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम हर सूरत होल्ड करते हैं नेचर में। क्लियर? यस सर। इसकी मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन हम और किसी वक्त करेंगे।
सो लेकिन ये आप करना चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको पता है वेलोसिटी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। अब देखें, अब देखें, अब ये सवाल इस तरीके से बन सकता है कि मैं आपको क्लास में नहीं करवा रहा, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि मैंने आपको अभी सिखाया है कि वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिख सकते हैं, मतलब किसी बेसिस वेक्टर की, किसी जनरल वेक्टर की कैसे लिखते हैं। तो आप वेलोसिटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिख सकते हैं। ये भी हमने यहाँ पर लिखा भी है, ये देखें। बल्कि मैंने लिख के तो दिया ही है, ये यहाँ पर लिखा है ना मैंने, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, ये वाली इक्वेशन। अब जब आपको वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिखना आ गया है तो क्या मोमेंटम के ट्रांसफॉर्मेशन लॉज नहीं लिख सकते? उसमें जस्ट मैथ मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल, सिर्फ मैथ मल्टीप्लाई होगा। सर हो जाएगा ये। तो असल में आप देखें, ये अब यहाँ पर जो मैंने लाइन लिखी हुई है ना आखिर में, उसका मतलब ये है कि only the total four momentum is the same four vectors in all frames and its components transformed by Lorentz frame। कि वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए के कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूँ कि वो कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सेम केस आपने मोमेंटम के लिए करना है। अगर लेट्स सपोज ये सवाल होमवर्क में आ जाए, वैसे मैंने दिया नहीं है। अच्छा, अब बस एक स्पेशल केस है, देन इसको वाइंड अप कर रहे हैं हम लोग। ये डेफिनेशन है, सिर्फ इनकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। फिलहाल हमें बहुत ज्यादा इनकी जरूरत नहीं है। हम ना बाज़ वक़्त एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा कंसीडर कर लेते हैं जिसमें मोमेंटम के स्पेशल कंपोनेंट जीरो होते हैं। मतलब उसमें जो है टाइम वाला कंपोनेंट ये नॉन जीरो होता है, और जो इसके स्पेशल कंपोनेंट्स है ये सारे के सारे जीरो होते हैं। इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग सेंटर ऑफ मोमेंटम फ्रेम कहते हैं। और ये हम रिलेटिविटी में यूज नहीं करते, ये अमूमन पार्टिकल फिजिक्स में इस्तेमाल होता है पार्टिकल्स को स्टडी करते हुए, प्रोटॉन्स वगैरह को, क्वार्क्स को, इन चीजों को स्टडी करते वक्त हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिर आपका पास जो मोमेंटम बचता है, आप इसको कहते हैं पी अल्फा, P0, P1, P2, P3। उसमें ये वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं ये तो आपके पास एनर्जी के बराबर है, और ये वाले सारे कंपोनेंट जीरो हो जाते हैं। तो ये जो एनर्जी असल में होती है ये टोटल एनर्जी होती है आपके पास। तो उसमें आपके पास सिस्टम का सेंटर ऑफ मोमेंटम फ्रेम में जो सिस्टम का मोमेंटम होता है वो सिस्टम की टोटल एनर्जी के बराबर आता है। और यहाँ पर लिख देते हैं कि CM फ्रेम में। देन बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा। ये बाद में किसी वक्त अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी वक्त इनको डिस्कस कर लूंगा अगले हफ्ते। फिलहाल हमें इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? Okay.